बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस वक्त जो जंग है वो मुसलसल जारी है। और गुज़िश्ता जो रात थी सुबह तक जो है, और इस वक्त भी दोनों जानब से जो है वो हमले किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रात में काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसराइल को डैमेज किया गया। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं ईरान की तरफ से दागे गए। ये सूरत हाल कहाँ जा रही है? अमेरिका जो है, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं G7 के जो मीटिंग हो रही थी उससे वापस वाशिंगटन पहुंचे हैं। और कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि हो सकता है अमेरिकन जो है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएं। इन तमाम इश्यूज पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आसिफ दुरानी साहब। आप ईरान में एम्बेसडर रहे हैं, अफगानिस्तान में पाकिस्तान के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी रहे हैं, सीनियर डिप्लोमेट है। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ साहब, आपने हमें टाइम दिया। ये मुझे बताएं कि सबसे पहले ये बताएं कि ये जो इस वक्त सिचुएशन है, डू यू सी एनी डी एस्केलेशन, या आप समझते हैं कि इसके अंदर मजीद यानी बढ़ावा होगा, तेजी आएगी, और इसी तरह दोनों जानिब से जो है वो हमले जारी रहेंगे? जी शुक्रिया भाई साहब। मेरे ख्याल में तो ये इजराइल की कोशिश होगी कि ईरान को मैक्सिमम डैमेज करे, मैक्सिमम नुकसान पहुंचाए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करे, और उसके बाद ही कोई बात आएगी। और आपने जिक्र किया कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट, तो अमेरिका ऑलरेडी इन्वॉल्व है, इसराइल के साथ है। अभी अगरचे वो उसके पीछे है, लेकिन आपने देखा होगा कि ईरान ने जो मिसाइल दागे हैं उनके जो इंटरसेप्शन है वो अमेरिका ने पहले दरमियान में की है। उसके बाद फिर जो मिसाइल बाकी इसराइल पे पहुंचे हैं वो फिर इसराइल ने अपने जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उनके जरिए उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है। लेकिन इसके बावजूद ईरान कामयाब हुआ है इसराइल के डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करने में, और ईरान ने भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन सूरत हाल जो है वो खासी सीरियस है, और इसमें फौरी तौर पे कुछ प्रिडिक्ट करना कि आया ये बेहतरी की तरफ जाएगा या कोई बातचीत हो सकेगी, ये फिलहाल मुश्किल है। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी तक आपने फरमाया कि बिल्कुल ठीक कहा कि अमेरिकन जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, लेकिन इनडायरेक्टली, बिकॉज जब 7 अक्टूबर का वाकया हुआ था 2023 में, तो उसके बाद से जो स्टेट डिपार्टमेंट की जो फिगर्स हैं या इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं उनकी जो फिगर्स हैं, जो इमदाद इसराइल को इन दिनों दी गई है, वैसे तो 48 से इमदाद जो है अमेरिका उनको दे रहा है मुसलसल। ये तकरीबन तकरीबन 28 बिलियन डॉलर्स तो उन्होंने कैश अमाउंट्स दिए। और फिर अभी जब ट्रम्प साहब आए तो इमीडिएटली 3 to 4 बिलियन डॉलर्स उन्होंने रिलीज किए, और बाकी 12 बिलियन डॉलर्स जो है मजीद कमिट किए हैं। उसके अलावा जो असला है वो सबको मालूम है कि तमाम असला जो है वो, मतलब ज़्यादातर 80-90% असला जो है वो अमेरिकन इस्तेमाल कर रहा है इसराइल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या डायरेक्ट अमेरिकन जो हैं वो भी अटैक कर सकते हैं ईरान के ऊपर अपनी मिलिट्री के जरिए, जो उनके वहाँ पे बेसेस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, या उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है? दूसरा भी सुना है कि साउथ एशियन सी से जो है वो उन्होंने मंगवा लिया है। मैंने अर्ज किया ना कि अगर अमेरिका को अगर जरूरत होगी तो करेगा। इस वक्त इसराइल उनका काम कर रहा है और बखूबी अंजाम दे रहा है, तो इसलिए अमेरिका फौरी तौर पे शायद आना ना चाहे, लेकिन वो दबाव जो है वो बरकरार है। और ये भी है कि हम इनडायरेक्ट भी नहीं है, क्योंकि मैंने फिर अर्ज किया कि उसके जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है अमेरिका के जो इन प्लेस हैं गल्फ स्टेट्स के अंदर, जॉर्डन के अंदर, वो ईरानी मिसाइलों को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। उनके ड्रोन्स को तो उन्होंने ओवरवेलमिंगली उन्होंने न्यूट्रलाइज किया। तो इसलिए अमेरिका बहरहाल इन्वॉल्व है। इसलिए और फिर ये कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो धमकियां हैं वो क्या हैं, वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की गमास है। और इसमें तो हमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि अगर इसराइल को कोई मजीद नुकसान पहुंचता है या इसराइल एग्जॉस्ट हो जाता है तो फिर अमेरिका उसके रेस्क्यू पे आएगा। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो मिलिट्री लीडरशिप थी जिसमें साइंसदान भी शामिल थे, उनको इसराइल जो है वो टारगेट करता रहा। और
सुनने में ये आया कि इनकी जो मोसाद के जो लोग हैं, इनकी इंटेलिजेंस के जो लोग हैं, दे आर वेरी मच इनसाइड ईरान। कुछ को उन्होंने अरेस्ट भी किया है, कुछ को उन्होंने पनिश भी किया है। तो डू यू थिंक कि ये जो इजरायली पेनिट्रेशन है ईरान के अंदर, वो ट्राई करेंगे कि जो टॉप लीडरशिप है, जैसे उनके जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके बारे में भी, गो के प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये कहा है जी कि अभी हमें मालूम है कहाँ पे हैं वो, लेकिन अभी हम उनको टारगेट नहीं कर रहे। डू यू थिंक कि कोई इस तरह की थ्रेट है उनको भी? मेरे ख्याल में थ्रेट तो फॉर्मिडेबल है, और इसमें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और ये बात भी अपनी जगह सही है कि ईरान को, जो जिस तरह से ईरान की अस्करी क़यादत और साइंटिफिक जो लीडरशिप है उसका उन्होंने सफाया किया, वो इस बात का गमाज है कि इजरायली इंटेलिजेंस को वहाँ पे एक्सेस थी, और उनके जो है प्रॉक्सीज वहाँ पे उन्होंने काम किया, और काम ऐसे किया कि पूरी लीडरशिप को उड़ा दिया। तो ये ईरान के लिए भी लम्हा फिक्रिया होना चाहिए, और ये इस बात का गमाज है कि सबोटाज फ्रॉम विद इन द सिस्टम हुआ है। तो ये अगर कल को कोई ईरान के खिलाफ कोई बात होती है, या उसको अगर कोई शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, तो उसमें ये इंटरनल सैबोटाज का बड़ा दखल होगा। जी। रा और मुसाद का आपस में लिंकेजेस आप देखते हैं वहां पे, जैसे उन्होंने चाह बहार के ऊपर इन्वेस्टमेंट इंडियंस ने की रखी थी, और जैसे कुलभूषण को हमने यहाँ पे जी अरेस्ट बिल्कुल, किया तो। बिल्कुल। उसमें उसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। और इंडिया का जो कौंसलेट जायदान में, उसका बुनियादी मकसद ही जो है वो स्पिनॉज है। क्योंकि इंडिया की ना तो वहाँ पे कोई ट्रेड है, ना वहाँ पे उसकी कौंसलर एक्सेस है, और अगर होनी है तो थ्रू पाकिस्तान होने चाहिए थे। तो वहाँ तो पाकिस्तान के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, और आज का नहीं, जब से वो कौंसलेट बने उस वक्त से कोई ताल्लुक नहीं। तो उसमें कोई शक नहीं है, ये जायदान का कौंसलेट उनका, और वहाँ पे हेरात में अ, अ, और कंधार में और जलालाबाद में उनकी कोई रैशनल नहीं बनता कॉन्सर्ट रखने। जी। तो इसका मतलब है कि मुसाद को रा भी ईरानियंस के खिलाफ जो है वो हेल्प आउट करते रहे होंगे इस तनाजुर के अंदर, अगर इतनी ज़्यादा उनको वहाँ पे पेनिट्रेशन थी या एक्सेस था, बिकॉज नेचुरली इंडिया में ईरानियंस जो हैं वो तो मुसाद के लोगों को या उनको ट्रैक डाउन या आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होंगे, एंड दे माइट हैव गिवन सम काइंड ऑफ अ फ्रीडम टू द रॉ एजेंट्स इनसाइड ईरान। तो उसकी वजह से भी वो दे माइट हैव बीन वर्किंग फॉर द इजराइलीज। जी बिल्कुल, इस इंटेलिजेंट गेस यही है कि इस इम्कान को हरगिज रूल आउट नहीं किया जा सकता, और जो इसराइल और इंडिया के सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, उसकी रोशनी में तो ये ये बिल्कुल मुमकिन है कि इंडिया उसकी मुकम्मल वो कर रहा है। और इसके अलावा अभी इंडिया के जो इंडिया ने अभी रिसेंटली ब्रिक्स, सॉरी, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो जॉइंट स्टेटमेंट था, उससे अपने आप को डिसोसिएट कर दिया, क्योंकि इट वाज टॉकिंग अबाउट it was talking about condemning Israel's action against Iran. तो ये इंडिया हैज रिवील्ड इट्स कार्ड्स, इसमें कोई शक नहीं है। वो इसराइल के साथ बिल्कुल होल हॉग उसकी सपोर्ट। डिप्लोमेसी को आप कहाँ देखते हैं? डू यू सी एनी, यानी रशियंस हों, चाइनीज़ हों, अमेरिकन्स तो चलें, वो एक मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स हर नए टाइम के ऊपर, हर नए दिन में कई मरतबा जो है वो तब्दील भी होती है। बट डू यू थिंक एनी डिप्लोमेसी बिफोर मोर डिस्ट्रक्शन, या पहले वो मजीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे ईरान को, और उसके बाद दे वुड लाइक एक वीकर पोजीशन से ईरान जो है वो आके हमसे बात करे? जी, हदफ यही है। डिप्लोमेसी तो ये है कि हर वक्त का फरमा रहती है, लेकिन जब इस किस्म की सिचुएशन हो जहाँ वॉर लाइक कंडीशंस हो, तो उसमें डिप्लोमेसी जो है बैक सीट पे आ जाती है। लेकिन फिर भी जो है वो बिहाइंड द सीन, ये
بات چیت تو چل رہی ہوتی ہے. تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ایران کا ابھی کتنا اسٹیمنا ہے اسرائیلی آنسلاٹ کو برداشت کرنے اور پھر کاؤنٹر اٹیک کرنے. جی. سو جس طرح سے انہوں نے ٹی وی کے اوپر، پھر انسٹالیشنز کے اوپر، نیوکلیئر سائٹس کے اوپر، ملٹری لیڈرشپ کو جس طرح سے انہوں نے ہٹ کیا، تو لیکن ابھی تک بظاہر لگتا یہ ہے کہ ایرانین جو ریزالو ہے وہ اسی طرح قائم ہے، اور وہ کسی قسم کی بات ماننے، مطلب بات چیت کرنے کے لیے اس صورتحال میں کہ اگر اسرائیلیوں کو، اگر امریکنز کو انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں بات چیت ہو تو پہلے اسرائیل کو کہیں کہ وہ سٹاپ کرے، روکے اپنی سچویشن کو، تو اٹ مینز کہ ایرانینز جو ہیں وہ ابھی تک تو انٹیمیڈیٹ ان کی سٹیٹمنٹ سے یا جو ایکشن وہ کر رہے ہیں اس سے نہیں ہوئے ہیں۔ نہیں، وہ بات صحیح ہے، اور پھر ایران کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. ایران خطے کی ایک مضبوط پاور ہے. اس کے پاس وسائل ہیں. ایران کین سسٹین دس وار، اور نقصانات یقیناً ہوں گے. میں دوسرے چینلز میں بھی میں یہ ریپیٹ کر چکا ہوں کہ ایران نے تقریباً 8 سال عراق کے ساتھ جنگ لڑی جب صدام حسین نے یہ جنگ امپوز کی تھی. تو اس وقت ایران اکیلا تھا، اس وقت بھی یہی صورتحال تھی. امریکہ اور اس کے الائز سارے جو تھے وہ صدام حسین کے ساتھ تھے. لیکن ایران جو ہے ثابت قدم رہا، اور الٹیمیٹلی ایران نے تو اپنے علاقے واگزار کر لیے تھے 2 سال کے اندر ہی، لیکن اگلے 6 سال پھر یہ جنگ رہی. اور اس میں اس وقت امام خمینی کا جو مطالبہ یہ تھا کہ یہ صدام کو ایگریسر ڈکلیئر کیا جائے اور اسے اس کی سزا دی جائے. پر وہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے ایسا نہیں مانا. انٹرنیشنل کمیونٹی کیا، امریکنز نے اس وقت نہیں مانا. یہ ایک وہ پرابلم رہا ہے. پھر اس وقت بائی پولر ورلڈ تھی، اس وقت سوویٹ انویژن آف افغانستان بھی چل رہا تھا ساتھ ہی ساتھ. تو وہ صورتحال کچھ اور تھی. اب جو ہے ایران نے پچھلے 45 46 سال میں اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھایا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ایران انڈر سینکشن رہا ہے. لیکن انڈر سینکشن ہی جو ہے کنٹریز نے نارملی اپنے ترقی کی ہے، چاہے وہ اقتصادی ہو یا وہ دفاعی ہو. تو ایران نے اپنے دفاعی میدان میں اچھی خاصی ترقی کی ہے، خاص کر اس کی جو مسائل اور ڈرون ٹیکنالوجی ہے وہ اچھی خاصی ڈیولپڈ ہے. جی. شاہ آف ایران کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، وہ اپوزیشن ہے. اپوزیشن تو جس طرح سے بھی چاہیں گے. ابھی فی الحال وہ باہر بیٹھے ہیں، اور وہ ظاہر ہے وہ پر تول رہے ہوں گے کے لیے ایک موقع ہے. اس طرح کے موقع ظاہر ہے ریئر وہ اپرچونیٹیز ہیں. صحیح. تو لیٹس. جی. پاکستان کا ابھی تک کا جو سٹینس ہے، کچھ تو خیر سوشل میڈیا کے اندر کافی ڈس انفارمیشن، فیک نیوز کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرنے کی انڈینز کی طرف سے کوشش کی گئی. جو پاکستان کے دشمن ہیں، ظاہر ہے پاکستان نے ریسنٹلی انڈینز کو مزہ چکھایا، اس کا بدلہ لینے کے لیے ویسٹ کے ساتھ ہمارا ایک جو ایک چل رہا ہے، تعلق چل رہا ہے، اس کو بھی ایک ڈیمیج کرنے کے لیے. تو پاکستان کا اس صورتحال کے اندر رول کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں خیال میں پاکستان کا بڑا ان ایکویوکل وہ تھا، اسٹانس رہا ہے. پاکستان نے اسرائیلی ایگریشن کو کنڈم کیا ہے، ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی پہ زور ڈالا ہے کہ اسرائیل کو منع کیا جائے. تو اس لیے پاکستان کا اسٹانس تو کلیئر ہے. اور پھر اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اگلا اسٹیپ جو ہے وہ او آئی سی لے. او آئی سی کے 57 ممالک ہیں، وہ اگر ایک آواز ہو جائے تو ایک فارمیڈیبل فورس ہیں، اور وہ اسرائیل کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی ہاسٹیلٹیز ختم کرے. اور او آئی سی اگر آپس میں ہی مل کر ایران کے خلاف سینکشنز کر سکتے ہیں. بہت سے اقدامات ہو سکتے ہیں. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی اسرائیل کے خلاف؟ جی. فار دیٹ میٹر کسی کے اگر اسلامک کازز کو نقصان پہنچتا ہے تو او آئی سی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو ایک کامن آواز اپنی ایک آواز ہو کے دنیا میں اپنے بات کو جو ہے وہ پہنچا بھی سکتا ہے اور منوا بھی سکتا ہے. جی. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا آصف درانی صاحب. امبیسڈر رہے ہیں آپ ایران کے اندر، سینئر ڈپلومیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.